अगर मैं फ्लावर्स की बात करूँ तो फ्लावर ट्रेड से 800 करोड़, पूजा आइटम से 2500 करोड़, हॉस्पिटलिटी से भी 2500 करोड़। 2013 में महाकुंभ हुआ था, उसमें 12,000 करोड़ तक की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। उसके बाद 2019 में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें कि 1.2 लाख करोड़ की रेवेन्यू अर्न हुई थी एज पर द CII रिपोर्ट। और इस बार के 2025 के महाकुंभ से ये एक्सपेक्टेड है कि जो हमारे रेवेन्यू होंगे वो कम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मेगा इवेंट ऑफ द इंडिया टू बी हेल्ड इन यूपी एट प्रयागराज। यस फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेगा इवेंट महाकुंभ 2025। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे ये मेगा इवेंट महा बिजनेस के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, कैसे यहाँ पे फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, कैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे रेवेन्यू बनाने वाले हैं। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। फ्रेंड्स, महाकुंभ 2025 एक अपने आप में मेगा इवेंट्स है। अगर मैं बेसिक से समझाऊं तो अगर आपको अपने घर में भी एक छोटा सा फंक्शन करना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप शादी का इवेंट करते हैं तो आपको बहुत सारे गेस्ट बुलाने होते हैं और इसके लिए आपको प्रिपरेशन काफ़ी दिनों पहले से ही करनी होती है। अगर आप इस इवेंट को सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वेंडर्स एंड सप्लायर से कनेक्ट होना होता है, जैसे कि आप फूल वाले को बुलाते हो, आप कैटरिंग वाले को बुलाते हो, होटल्स में आप बुकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ लेते हैं और बहुत सारी आप फैसिलिटीज़ लेते हैं। तो जो आप इस पे कॉस्ट खर्च करने वाले होते हैं इस इवेंट पे, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का रेवेन्यू का सोर्स बनता है। इनफैक्ट एक मिडिल क्लास के घर में एक छोटे से इवेंट की बात करूँ, शादी जैसे इवेंट्स की, तो वहाँ पे 25-50 लोगों की तो रेवेन्यू इस तरीके से बन जाती है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25-50 लोगों के सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बनते हैं। उसी तरीके से अगर आप ये समझें कि मेगा इवेंट जो महाकुंभ है, रिसेंटली पास्ट में ही महाकुंभ से पहले पूरे इंडिया में G20 का सम्मेलन सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया। G20 के सम्मेलन में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, कितने सारे लोगों को काम मिला, बहुत सारे एरियाज का ब्यूटिफिकेशन हुआ, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई और G20 में जितने भी कंट्री से लोग आए थे उन सबको हमारे इंडिया को दिखाया गया और उनके बहाने बहुत सारे काम हुए और ये कहीं ना कहीं ये जो स्पेंडिंग होती है वो बहुत सारे लोगों के सोर्स ऑफ रेवेन्यू का एक जरिया बनती है। उसी तरीके से महाकुंभ में ये एस्टिमेशन है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बार 2025 के महाकुंभ में आने वाले हैं। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने पे आपको ये समझना होगा कि उनके आने की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उनका खाना, उनका रहना, उनकी सिक्योरिटी, उनका जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम है, ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी होती है ताकि उस इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया जा सके। और इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने के लिए 40 करोड़ से जो ज़्यादा लोग आने वाले हैं उनको सक्सेसफुली सारी फैसिलिटीज़ मिले, इसके लिए बहुत सारे सप्लायर्स, बहुत सारे वेंडर्स एंड बहुत सारे बिजनेसमैन का सपोर्ट चाहिए होता है। और जब ये सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं तो इससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उससे टैक्स कलेक्शन करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिमार्क्स अगर नोट करें तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो महाकुंभ 2025 होने वाला है ये आपके सोशल पावर को ही, लोगों के सोशल पावर को ही इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि उनके फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी काफ़ी बढ़ाने वाला है। अब महाकुंभ के मेले की अगर मैं बात बताऊं तो ये टोटल 45 दिन का मेला होने वाला है, जो कि स्टार्ट 13 जनवरी से संगम तट पे होगा। प्रयागराज में ये संगम तट है और 45 दिन तक ये कंटिन्यू चलेगा और ये 26 फरवरी को एंड होगा। इसमें बहुत सारे लोग बहुत आने वाले हैं, इंडिया के हर कोने से लोग आने वाले हैं, विदेशों से लोग आने वाले हैं और उन सबको फैसिलिटेट करने के लिए, सक्सेसफुली इवेंट करने के लिए यहाँ पे एक सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने वाला है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू देखिए 2013 में जो महाकुंभ हुआ था, एक्चुअली महाकुंभ 12 साल के अंतराल पे होता है, तो जो 2013 में महाकुंभ हुआ था उसमें 12,000 करोड़ तक की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। उसके बाद 2019 में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें कि 1.2 लाख करोड़ की रेवेन्यू अर्न हुई थी एज पर द CII रिपोर्ट। और इस बार के 2025 के महाकुंभ से ये एक्सपेक्टेड है कि जो हमारे रेवेन्यू होंगे वो कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू जनरेट होगी, जिसमें कि अकेले अगर जितने भी तीर्थ यात्री हैं या जितने विजिटर्स वहां आए हुए हैं, अगर उसकी डेली नीड्स को ही फुलफिल किया जाए तो उनकी डेली नीड्स से जो रेवेन्यू अर्न होने वाला है वो 17,310 करोड़ तक के रेवेन्यू का जनरेशन होने वाला है डेली नीड्स को फुलफिल करके। जिसमें कि ग्रोसरीज की अगर मैं बात करूँ, जिसमें कि गेहूं, चावल, दाल, मसाले ये सब होते हैं,
उसमें आप 4000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। उसी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, अगर मिल्क, दूध, दही, मक्खन इन सब की अगर बात करें तो इस सेक्टर में कम से कम 4000 करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होने की संभावना है। अगर मैं फ्लावर्स की बात करूं तो फ्लावर ट्रेड से 800 करोड़, पूजा आइटम से 2500 करोड़, हॉस्पिटलिटी से भी 2500 करोड़, उसके बाद से जो लकड़ी जलाने वाली आग जलाने वाली लकड़ियां होती हैं फायरवुड, उससे भी आपका 50 करोड़, और उसके बाद से जो गंगा जल उठाने के लिए या जो वहाँ के संगम से जल उठाने के लिए जो केन की रिक्वायरमेंट होती है प्लास्टिक कैन की, उसका भी मार्केट कम से कम 60 करोड़ का, और जो ट्रांसपोर्टेशन कार रेंटल ई रिक्शा ये सब होते हैं उसका 300 करोड़ का, और बहुत सारे मिसलेनियस डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी 300 करोड़ तक का मार्केट है, जिसमें कि टोटल इस तरीके से 17,310 करोड़ की डेली रेवेन्यू जनरेशन का प्रोसेस है ये। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। देखिए, इस महाकुंभ जैसे मेले एक मेगा इवेंट से सक्सेसफुली इसको कंडक्ट करवाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, और उसमें हमारे वर्कर्स और जितने भी लोग होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। 2019 के कुंभ मेले में 6 लाख वर्कर से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड किया गया था। वाजिब सी बात है 2025 के महाकुंभ में 6 लाख से कहीं ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड किए गए हैं इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। तो बैठे बिठाए इस 45 दिन में 6 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मौका मिला है। फर्दर अगर ये एम्प्लॉयमेंट नॉर्मली हटा दो, अब मैं सिर्फ बोटमैन जो कि वहाँ का एक कोर है जिसमें कि जो भी लोग आएंगे वो आपका वोटिंग करेंगे, तो वहाँ पे जो वहाँ का प्रयागराज नाविक संघ है उसके पास अकेले 6000 रजिस्टर्ड बोट्समैन हैं। तो उस 6000 रजिस्टर्ड बोट्समैन के लिए भी एक रेवेन्यू जनरेट करने का अच्छा मौका है, जिनकी रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेशन है वो 50 लाख डेली रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, और इस तरीके से 45 दिन में जो बोट्समैन होंगे कम से कम 22 करोड़ की रेवेन्यू अर्न करेंगे ओवर द फेयर। इतना ही नहीं, इस बार हेलीकॉप्टर सर्विसेज को भी प्रोवाइड किया गया है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज में कम से कम आपका जो 5000 पर डे का रेवेन्यू 5000 पर डे फेयर चार्ज होगा, और जिसमें कि 7000 लोगों को कैटर करने की पॉसिबिलिटीज है। तो 3.5 करोड़ डेली रेवेन्यू हेलीकॉप्टर सर्विसेज से होने वाले हैं, एंड ओवर द फेयर ये रेवेन्यू 157 करोड़ की होगी। बोटमैन में सिर्फ छोटे नाव ही नहीं होंगे बल्कि वहाँ पे पेड क्रूजेस भी होंगे, और उसके अलावा रिवर मेट्रो बोट्स का भी ऑप्शंस होगा। तो अगर मैं सिर्फ वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ और एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो 6 लाख वर्कर को तो एम्प्लॉयमेंट मिली है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिली है। बोट्समैन को बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं, हेलीकॉप्टर सर्विसेज से बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं, एंड पेड बोट्स एंड रिवर मेट्रो बोट से भी बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म की। देखिए, अब जितने भी लोग आएंगे 45 करोड़ से जब ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले सरकार की चिंता होती है कि इनके रहने के लिए क्या प्रबंध किया जाए। तो ये प्लानिंग काफ़ी दिनों से पहले से स्टार्ट हो चुकी है, और वहाँ पे 150 से ज़्यादा होटल प्रयागराज एंड नियर बाय इलाके में खोले जा चुके हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने इस बार टेंट सिटी का भी ऑप्शन दिया है, और वहाँ पे 1.6 लाख से ज़्यादा टेंट उन्होंने पर्सनली लगवाए हैं, जिसमें कि आपको लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी की फीलिंग आएगी। इतना ही नहीं, और सुपर लग्जरियस फीलिंग्स दिलाने के लिए वहाँ पे इस बार सबसे न्यू है डोम सिटी का भी प्रबंध किया गया है। इसके अलावा छोटे मोटे होम स्टेजेस, कॉटेज ये सब के भी प्रबंध किए गए हैं। जो आपके टेंट सिटी और डोम सिटी का रेट्स है वो 7000 रुपीज़ पर डे से लेके 1,10,000 रुपीज़ पर डे तक के चार्ज वहाँ पे किए जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपके हॉस्पिटलिटी से भी एक अच्छा खासा हॉस्पिटलिटी सेक्टर में रेवेन्यू अर्न होने की संभावना है। अब जैसे ही होटल इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटलिटी आती है तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टी टास्किंग होते हैं, इट मीन्स कि उसके साथ साथ पैरेलली चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फूड इंडस्ट्री, फूड सेक्टर, जैसे ही अब जो लोग होटल में आते हैं तो उन्हें खाना भी चाहिए, तो उसके लिए फूड सेक्टर और फूड सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी एंड अदर्स। और इसके जो मेन सप्लायर्स होते हैं, जो मेन वेंडर्स होते हैं, जो चाहे ग्रोसरी से रिलेटेड हो गए, चाहे वेजिटेबल से रिलेटेड हो गए, एडिबल ऑयल हो गए, चाहे स्पाइसेस हो गए, इन सब सेक्टर्स में भी इसमें डील करने वाली कंपनीज को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। इसके अलावा मेडिकल, जब लोग आते हैं कुछ की तबीयत भी खराब होती है, उनके इलाज की भी प्रबंध होनी चाहिए, तो वहाँ इस सेक्टर में भी अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट होने की मेडिकल सेक्टर में भी काफ़ी संभावना है।
अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके 7,000 करोड़ तक का प्रोविजन किया गया है। 7,000 करोड़ आउटले किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फॉर द प्रयागराज। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2100 करोड़ तक का ग्रांट दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स आते हैं, ओवरब्रिज आते हैं, अंडरपास आते हैं, इन सब का और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका की ब्यूटिफिकेशन किया गया है। जब आप प्रयागराज जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे इंटरसेक्शंस देखेंगे ऑन द रोड जहाँ की बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से उनको ब्यूटिफाई किया गया है। वहाँ के आर्टिस्टों को भी बहुत काम मिला है, क्योंकि बहुत जगह आपकी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि इंडिया के कल्चर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। जो भी हमारे फॉरेन पिलग्रिम्स आएंगे, जो फॉरेन विजिटर्स आएंगे, उनको एक बेटर इन्वायरमेंट फील हो सके, पॉजिटिव इन्वायरमेंट फील हो सके, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट फील हो सके, उसके लिए यहाँ के आर्टिस्ट लोगों के पास भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, उनको ब्यूटिफाई करने के लिए, रोड्स को ब्यूटिफाई करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से सुगम बनाने के लिए। अगर मैं मेगा इवेंट की बात करूँ तो जो लोग फॉरेन से हो या चाहे इंडिया के किसी और भी कोने से हो, तो वो सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि आपके उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। अगर आप प्रयागराज की बात करते हो तो वहाँ से बनारस, जो कि भगवान शिव का एक बहुत ही मेजर स्थल है, वहाँ पे भी लोग जाना चाहते हैं। काशी के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है और हर लोग की तमन्ना होती है कि जब भी वो जाए तो वहाँ पे भी विजिट करें। साथ में ही विंध्याचल करके एक स्पेस है जो कि भगवान माता रानी का स्पेस है और वहाँ पे भी लोग जाना चाहते हैं। उसी तरीके से अभी रिसेंटली अयोध्या डेवलप हुआ है, लोग अयोध्या को भी मिस नहीं करना चाहते और मथुरा काशी तो आपका है ही है। तो इस तरीके से लोग जब भी प्रयागराज जाते हैं महाकुंभ, तो उनका प्लान होता है कि हम इन जगहों पे भी विजिट करें। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ महाकुंभ का डेवलप नहीं होता, बल्कि वो पूरी कनेक्टिविटी जो कॉरिडोर होता है उसको डेवलप किया गया है और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, ताकि लोगों के आने जाने में हर तरीके की सहूलियत हो और वो बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी अपने समय को बचा सके और बहुत स्मूथली तरीके से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज एंड सारे चीज़ों को एंजॉय कर सके। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही और मैं डिटेल में बात करूँ तो महाकुंभ में जो इवेंट फैसिलिटीज एंड इनोवेशन किया गया है, इवेंट फैसिलिटीज के लिए जो वहाँ पे जो कच्चे रास्ते हैं, अबाउट 400 किलोमीटर का कच्चा रास्ता बनाया गया है। बहुत सारे कच्चे घाट को पक्के घाट में कन्वर्ट किया गया है। 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कैमरास लगाए गए हैं। 1.6 लाख टेंट सिटीज लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं टेंट सिटी में। 1249 किलोमीटर तक के वाटर पाइपलाइंस को बिछाया गया है। उसके बाद से 1.5 लाख टॉयलेट्स विद 10,000 सैनिटेशन वर्कर्स, इनका भी काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है ताकि जो हाइजीनिक हो और जो गंदगी हो वो कम से कम मेंटेन हो और काफ़ी साफ सुथरा इवेंट ये ऑर्गेनाइज हो सके। अगर मैं टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले बहुत सारे फ्लाइट्स, 20 न्यू फ्लाइट्स को इंट्रोड्यूस किया है। चाहे आप मुंबई या कोलकाता या बेंगलुरु कहीं किसी भी स्टेट से अगर आप हो तो इजीली फ्लाइट से आप प्रयागराज पहुंच सके, जिसका कि फेयर, अब फ्लाइट सेक्टर में भी रेवेन्यू जनरेट होने के काफ़ी चांसेस हैं। 20 से 22 हज़ार तक के फेयर मुंबई से प्रयागराज तक के चार्ज किए जा रहे हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने 13,000 ट्रेन का प्लान किया है, जिसमें कि ये उम्मीद है कि कम से कम 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसमें कि एस्टिमेटेड 1.5 से 2 करोड़ तक के पैसेंजर्स सफर करेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ट्रेन और फ्लाइट्स का पूरा प्रबंध किया है ताकि लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 550 शटल बसेज का भी प्रोविजन है। 7,000 रोड बसेज बनाए गए हैं। इंक्रीज इन बस स्टेशन किया गया है फ्रॉम 5 to 7 और पार्किंग एंड कनेक्टिविटी फैसिलिटीज को भी काफ़ी बढ़ाया गया है। तो इन सर्विसेज को भी जो प्रोवाइड करेंगे, पार्किंग एंड कनेक्टिविटी फैसिलिटीज, या बस में जो ड्राइवर काम करेंगे या फिर जो भी और भी लोगों के ट्रांसपोर्टेशन से फ्लाइट कंपनीज या फिर आपके रेलवे, इन सब को भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलने वाला है बाय प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एंड ब्रांड इन्वॉल्वमेंट की। सबसे पहले देखिए कि जितनी भी ये जो मेगा इवेंट है इसमें 40 करोड़ से लोग ज़्यादा आने वाले हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहती है, अपने सर्विसेज को सेल आउट करना चाहती हैं, वो बहुत सारे मीडियम का यूज़ करती हैं अपने ब्रांड्स को बताने के लिए, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग टीवी पे ऐड करवाते हैं, बहुत लोग न्यूज़पेपर में ऐड चलवाते हैं, बहुत लोग फेसबुक और सोशल मीडिया या इंस्टा का सहारा लेते हैं ताकि उनका ब्रांड प्रमोट हो सके और वो बहुत लोगों की आई कांटेक्ट हो सके, आई कैचिंग हो सके उस ब्रांड को पहचानने में।
अब मेगा इवेंट, महाकुंभ जैसे मेगा इवेंट से ज़्यादा बेहतर प्लेस कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सिंगल प्लेस पे, एक सिंगल सिटी में इतने ज़्यादा लोगों की गैदरिंग बहुत कम होती है। और ये वो गैदरिंग होती है जो कि मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को या समाज के हर तबके को बिलोंग करती है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्रिकेट इवेंट हो रहा है तो वहाँ सिर्फ क्रिकेट प्रेमी जाएंगे, या फिर कोई G20 का सम्मेलन है तो वहाँ उससे रिलेटेड लोग जाएंगे। ये एक ऐसा इवेंट है जो कि आम एक जन तक उनको कनेक्ट करता है और बहुत लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। और चूंकि अल्टीमेट वो सारी पब्लिक, वो सारी जनता जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए कंज्यूमर्स हैं, तो उन कंज्यूमर्स की आइज में जो ब्रांड है वो प्रमोट हो सके, तो इससे बढ़िया इवेंट नहीं हो सकता। तो वहाँ पे जितनी भी लार्ज कंपनियां हैं, जितनी भी मेजर कंपनियां हैं, वो 3000 करोड़ तक का प्रोविजन कर रही हैं अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। और उसमें जो मेन सेक्टर्स है, चाहे FMCG हो गया, चाहे फार्मा हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, इन सब से रिलेटेड सेक्टर्स जो है कंपनियां अपना ब्रांड वहाँ पे प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें कि मेजर प्लेयर्स आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए, ITC हो गया, पेटीएम हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्ले, डाबर, इमामी, बिस्लेरी, ETC। तो ये सारी कंपनियां अपने ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे वहाँ पे, और इनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल आउट और ज़्यादा कर पाएंगी, अपना कंज्यूमर बेस और बना पाएंगी, और गवर्नमेंट को ब्रांड्स प्रमोट करने के थ्रू भी एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करने के स्कोप यहाँ पे बनते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा कौन कौन सी जो लार्ज कंपनी और उनके स्टॉक्स के बारे में। मेजरली जो कंपनी यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाली हैं और जिनके स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट होने वाले हैं, हालांकि मार्केट तो आजकल तो आपको पता ही है काफ़ी बेयरिश मार्केट चल रहा है, बट स्टिल महाकुंभ मेले से किस किस कंपनी को फायदा होगा या किस किस स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है टूरिज्म सेक्टर है। टूरिज्म स्टॉक में या टूरिज्म कंपनियां जो हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है, जिसमें कि आपका थॉमस कुक है, ईज माई ट्रिप है, यात्रा है, मेक माई ट्रिप है, रेट गेन है एंड जेनेसिस इंटरनेशनल है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हॉस्पिटलिटी स्टॉक की। बहुत सारी कंपनियां जो कि टूरिज्म सेक्टर में होटल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ पे जो सबसे ताज गंगेज ऑन्ड बाय बनारस होटल, IHCL आर्म है, इनका फैसिलिटीज इनका जो मतलब रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि इनका स्टेक आपके बनारस काशी में भी है, तो यहाँ भी उनका अच्छा खासा नेटवर्क है जहाँ पे कि अपने होटल सर्विसेज के थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करने वाले हैं। अब बात करते हैं फूड डिलीवरी स्टॉक की। अब लोग आते हैं, होटल में रुकेंगे, उनको खाना भी चाहिए, और आजकल ऑनलाइन का बड़ा जमाना है, तो लोग यहाँ पे जोमेटो, आपका IRCTC एंड स्विगी, इन सारी कंपनियों को फायदा होने वाला है। फर्दर अब रेलवे एंड एविएशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फेमस आज के डेट में इंडिगो फ्लाइट है, और इंडिगो जो टाटा ग्रुप की कंपनीज है, तो टाटा ग्रुप की कंपनीज को यहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है, और इंडिगो एंड IRCTC कंपनियाँ काफ़ी फायदा उठा सकती हैं। अब चूंकि इतने लोग आएंगे तो सिक्योरिटीज और उनके सेफ्टी का भी कंसर्न है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी से रिलेटेड कंपनी का भी सर्विसेज लिया जा रहा है, जिसमें कि SIS सबसे महत्वपूर्ण है, और SIS एंड एलाइड डिजिटल, इन दो कंपनियों को काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करके मिलने वाला है। तो इस तरीके से महाकुंभ में देखिए ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि सभी लोग कमा रहे हैं, और इस तरीके से अगर मैं इनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करूं तो सब लोग एम्पावर हो रहे हैं, सबकी फाइनेंशियल्स एंड इकोनॉमी अच्छी होने वाली है, और कंपनीज, पब्लिक, इन सब के बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन होने वाला है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होने वाला है। क्योंकि देखिए जब 40 करोड़ लोग आएंगे तो 40 करोड़ लोगों के आने से 400 करोड़ से भी ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, जो कि 1.5 से 2 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। तो जो ये 1.5 से 2 लाख करोड़ तक की रेवेन्यू होगी उस पे GST इम्प्लीकेशन भी आता है। इट मीन्स कि सरकार को इतने सारे ट्रांजेक्शन पे GST कलेक्शन अच्छी खासी होने की उम्मीद है। अब जब GST कलेक्शन उम्मीद है इतनी अच्छी खासी होने की, तो सरकार ने अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आप GST कंप्लायंसेस पे तवज्जो दीजिए, आप GST कंप्लायंस देखिए कि जितने भी लोग हैं वो GST कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जो एजेंसीज हैं वो काफ़ी ध्यान रखने वाली हैं यहाँ के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे, और GST कलेक्शंस पे उनका फोकस होने वाला है। अब GST तो एक सोर्स की बात हो गई कि चलिए एक मेजर सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट का GST कलेक्शन, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू अर्न करने के। फॉर एग्जांपल पार्किंग एरिया को अलॉट करना,
ब्रांड के लिए स्पेस देना, बहुत तरीके के मल्टीपल वहाँ पे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर रही है। बट इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू अर्न करने के बाद और पब्लिक एंड बिजनेस हाउसेस के रेवेन्यू अर्न करने के बाद कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट होता है रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट में, और जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है इनकम टैक्स। और ये अल्टीमेटली इस मेगा इवेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मुनाफा होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ने वाली है फ्रॉम दिस मेगा इवेंट। तो फ्रेंड्स, दिस इज द होल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द महाकुंभ। ये महाकुंभ जो कि सबके लिए अर्निंग्स के मौके लेके आया है, चाहे एक दूध वाला हो, चाहे एक कचरा उठाने वाला हो, चाहे एक बड़ी से बड़ी कंपनियां हो, सरकार हो, everyone is going to earn the profit from this महाकुंभ। It means कि this महाकुंभ is getting converted in महा बिजनेस, यहाँ पे कि सब लोग फायदा उठाएंगे, सब लोग फैसिलिटेट होंगे, सब लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इन्हेंस करेंगे और कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी कन्वर्ट होंगे आपके फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में। So this is the whole video. If you like this video, please do subscribe and press the bell icon. Thank you so much.